Hello everybody, I am Dr. Shivani Bhatnagar from Department of Education, BBD University, लखनऊ। आज हमारा टॉपिक है ब्रांचिंग प्रोग्राम। ये आपके आईसीटी पेपर में थर्ड मॉड्यूल में है ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या लर्निंग, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, दोनों ही नाम से जाना जाता है ये। तो ब्रांचिंग आपने इससे पहले पढ़ा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। इसके बाद अब आप आज पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। सबसे पहले जो ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग की लीनियर की किसने करी थी, कौन थे इसके फाउंडर, BF स्किनर। इसके कौन है, क्राउडर। इसके जो फाउंडर हैं ब्रांचिंग इसके जो फाउंडर थे वो हैं क्राउडर। इसने इसको हम क्राउडर मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो इसके फाउंडर से 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, इसके फाउंडर कौन है। उसके लीनियर प्रोग्रामिंग के कौन थे, BF स्किनर। इसके फाउंडर कौन है, नॉर्मल एंड क्राउडर। अब आपका एक क्राउडर। अब आपका जो है इसमें जो इसकी अप्रोच है वो कौन सी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। सॉल्विंग अप्रोच या ट्यूटर अप्रोच, ये मैं बताऊंगी आपको। टर्म क्या है, ट्यूटर अप्रोच। ये क्राउडर मॉडल के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल इसके क्राउडर इसके फाउंडर हैं, और ये इसकी जो अप्रोच है वो कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है या ट्यूटर अप्रोच है। इसको मैं बताऊंगी कैसे है। इसके बाद इसका जो आपका जो इसमें लर्निंग का जो वो है, लर्निंग कैसी है, स्टिमुलस सेंटर्ड अप्रोच। सेंटर अप्रोच है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, ट्यूटर अप्रोच है, स्टिमुलस सेंटर्ड अप्रोच है। ये सब क्वेश्चंस में ऐसे आपसे पूछे जाते हैं। इसमें लर्निंग मटेरियल को हम डिवाइड कर देते हैं छोटी छोटी यूनिट्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम्स। ये तो आपको जैसे लीनियर में था उसी तरह से भी इसमें भी हम क्या करते हैं, पूरी जो हमारा लर्निंग मटेरियल है उसको हम काय में कर देते हैं, लर्निंग मटेरियल को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल यूनिट्स में, और जिसको हम कहते हैं फ्रेम। ठीक है, तो ये हमारा, इसमें भी हम जैसे सेम उसी तरह से है, लर्निंग मटेरियल को डिवाइड कर देते हैं यूनिट्स में, जिनको हम कहते हैं फ्रेम्स। इसके बाद लर्नर जो है, इसमें जैसे इसमें लर्निंग जैसे उसमें था कि एक ही पाथ होता था लीनियर में, इसमें एक ही पाथ नहीं होता है हर लर्नर का। इसमें हर एक के पाथ जो है डिफरेंट होता है, लेकिन वो इंडिविजुअली जिस बच्चे को फ्रेम कोई सा मिलना है, कोई बच्चा एरर पेज पे जाएगा, ये मैं भी आपको बताती हूँ एरर पेज क्या है, होम पेज क्या है। तो इसमें क्या है कि आपने देखा कि इसमें जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ये आपका फ्रेम है, ठीक है, इसके बाद इसको हम कहते हैं होम पेज।
ये है होम पेज। इसके बाद इसमें इंफॉर्मेशन होती है लिखी हुई, लेकिन इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग से ये अंतर है कि उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो थोड़ी इन शॉर्ट होती है, लेकिन ब्रांचिंग में जो है एक दो पैराग्राफ भी होती है और कभी कभी क्या होता है एक दो पेज भी हो सकती है, जो भी बच्चे को हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो इसमें आपने एक अंतर देखा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में जो पहली बात तो उसमें एक ही तरह का फ्रेम होता है, उसमें होम पेज और इसका रॉन्ग एरर पेज का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसमें दो तरह के फ्रेम होते हैं। कितने एक होता है आपका होम पेज और दूसरा होता है एरर पेज। लेकिन उसमें एक ही तरह के पेज होते हैं और होम पेज में इसमें क्या अंतर है कि होम पेज में जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी एक दो पैराग्राफ और बहुत सारे एक दो पेज हो सकती है। इसके बाद इसमें क्या होता है होम पेज में, इसके बाद इसमें क्वेश्चन होगा, उसके बाद उसके आंसर दिए होंगे A B C D। अब इसके आगे इसका लिखा होगा पेज 23, फिर यहाँ इसका आंसर पेज 29, फिर इसके बाद पेज कोई सा भी पेज 30, फिर यहाँ पे आंसर होगा पेज 30 या 51, जो भी जितने भी आपको। तो आपने देखा ये होम पेज इस तरह, इसमें इंफॉर्मेशन होती है, क्वेश्चन होता है जिसमें आंसर भी लिखे होते हैं और आंसर के बाद पेज 23, पेज 20, गो टू पेज 23, पेज 29। तो यहाँ पे गो टू कहीं पे लिखा होता है, कहीं पे इसका इंस्ट्रक्शन बता देते हैं, तो गो टू पेज 23। तो ये आपका होम पेज है। इस होम पेज में अब इसमें क्या है कि अगर बच्चे ने ए वाला आंसर दिया, सपोज ए पे टिक लगाया, तो उस पे लिखा है गो टू पेज 23, तो वो पेज 23 पे जाके पता चलेगा कि आंसर सही है। अगर ये आता है तो लिखा होगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर आंसर इज करेक्ट एंड गो टू नेक्स्ट फ्रेम। अगर उसने इस पे टिक लगाया है जो गलत है, सपोज मान लो मैं मान के चल रही हूँ ए सही है, तो पेज 29, अब पेज 29 पे लिखा होगा योर आंसर इज इनकरेक्ट, बिकॉज क्या है जो भी उसमें उसको समझाना होगा कि इसने गलत है और उसको जिस वजह से वो गलत है उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद आएगा फिर आप पीछे जाइए फर्स्ट फ्रेम में, उसको दोबारा से करिए, ठीक है। इसी तरह से अगर उसने ये आंसर टिक लगाया है तो 23 उसमें 30 पेज पे जाएगा और उस पर भी लिखा होगा कि आपका आंसर क्यों गलत है और आप इसके लिए अब आप दूसरे पेज पे जाइए। तो आपने देखा कि इसमें ये जो पेज है ये कौन से होते हैं, एरर पेज। यहाँ पे क्या होगा, इस एरर पेज में क्या होगा कि रेमिडिएशन होता है, रेमिडिएशन कि भाई क्या गलत, क्यों गलत है हमारा आंसर। तो आपने देखा कि इसमें क्या अंतर आप देख रहे हैं ब्रांचिंग में। ब्रांचिंग में आपने क्या देखा कि हमारे इसमें हर बच्चे का अलग अलग है, लेकिन कोई ये जरूरी नहीं कि सब जो है उसी सब सही आंसर दे या गलत में भी सब क्या होता है उसमें आंसर गलत दे सकता है, कोई सी लगाएगा कोई डी लगाएगा। तो आपने देखा कि अगर ये हमारा होम पेज है, उसके बाद उसने मान लो एक ये कौन सा पेज है, एरर पेज, फिर ये एरर पेज, लेकिन जाना उसको पहले इसी पे पड़ेगा। फिर उसने क्या करा, होम पेज, फिर उसने मान लो करा एरर पेज, ये भी क्या है आपका एरर पेज, ठीक है। लेकिन आना उसको पड़ेगा वापस इसी पे ही। अगर बच्चे ने एक इस पे क्या क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था होम पेज पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगी, क्वेश्चन होगा और क्या होगा, आंसर होगा। उसमें जो भी आपका लिखा होगा पेज गो टू पेज
23 है ना। इसी तरह लिखा होगा गो टू पेज 22 सपोज, है ना। बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सी गो टू पेज 23। तो सपोज मैंने माना कि इस पे 3 अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, तो एक आंसर, जितने पेज हैं उतने ही एरर पेज होंगे ना, जितने आंसर्स हैं। भाई अगर इसमें 3 है तो मुझे खाली इसमें एक तो आंसर सही है, तो उसमें मुझे बनाना पड़ेगा कि भाई योर आंसर इज करेक्ट एंड गो टू नेक्स्ट फ्रेम। लेकिन अगर उसने इस पे लगाया तो वो किस, मान लो एक बच्चे ने इस पे लगाया तो वो गो टू इस पे जाएगा, यहाँ पे उसका रेमिडिएशन होगा, फिर वो लौट के यहीं आएगा, लेकिन फिर वो दोबारा से ये करेगा तब वो आगे जाएगा। तो आपने देखा कि इसमें इस तरह से सबका पाथ अलग है बच्चे का। ये ट्री ब्रांच की तरह दिख रहा है, इसमें इसको हम ब्रांचिंग प्रोग्राम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पाथ है स्टूडेंट का वो रेट सीधी रेखा में नहीं होके कैसा होता है, उसका ब्रांच होता है। हर बच्चे का पाथ अपना अलग होता है। तो इस पे देखा कि इसमें की लर्निंग जो है, इसमें आपने देखा कि इस होम पेज है और एरर पेज है। होम पेज में क्या है, क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसका आंसर दिया होता है। आंसर नहीं, सॉरी, मतलब ये लिखा होता है कि आप इस पेज पर जाइए। जब जितने उसके पेज होंगे उतना ही उसका, मान लो उसने लिखा ए पे गो टू, लिखा है गो टू 23, अब वो 23 पेज पे गया तो इसका मतलब वहां पे लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशन योर आंसर इज करेक्ट एंड गो टू सेकंड फ्रेम। अगर उसने गलत वाले पे लगाया तो उसके पेज पे लिखा होगा कि आपका आंसर इसलिए गलत है, और उसको फिर आप दोबारा से, बच्चा उसको समझ के फिर दोबारा उस फ्रेम पे जाता है। तो आपने देखा कि इसमें जो है हमारा क्या होता है कि लर्निंग जो है हमारी कैसी होती है, रिस्पॉन्स और स्टूडेंट कैसा होता है कि हमारा इसमें प्रोग्रामर का कंट्रोल नहीं है आंसर पे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जो लीनियर प्रोग्रामिंग थी उसमें इतना, मतलब वो उसमें जो आंसर्स थे, रिस्पॉन्स जो हैं वो क्या कहते थे, प्रोग्रामर के कंट्रोल में रहते थे। मतलब ऐसा क्वेश्चन बनता था कि आंसर उसका पिन पॉइंटेड होता था कि वही आंसर आएगा। लेकिन इसमें जो है प्रोग्रामर के कंट्रोल में नहीं है, ये लर्नर कंट्रोल है। तो इसकी पहली बात क्या हो गई कि रेस्पॉन्स किसके कंट्रोल में है, लर्नर के, लर्नर कंट्रोल, है ना, कि लर्नर के कंट्रोल में है। उसमें ऐसा नहीं है कि हर बच्चा अपने हिसाब से आंसर देगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हर का आंसर एक ही जाएगा। तो पहली बात तो आपने देखा लीनियर प्रोग्रामिंग की तरह इसमें पाथ स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ब्रांच में है। दूसरी बात ये, लीनियर प्रोग्रामिंग में एक ही तरह का फ्रेम होता है, लेकिन ब्रांचिंग में 2 तरह के फ्रेम हुए, होम पेज और एरर पेज, है ना। एरर पेज में क्या लिखा है, होम पेज में क्या लिखा है, पहले इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन 1 या 2 लाइन नहीं, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 2-3 पेज हो सकते हैं, है ना। जैसे लीनियर में 1-2 थोड़ा छोटे छोटे फ्रेम्स होते थे, कम इंफॉर्मेशन। इसमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्सप्लेन वे में दी जाती है। और क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के आंसर मल्टीपल चॉइस दिए होते हैं, उसमें साथ में गो टू पेज। अब जिस रेमिडी, इसके बाद एरर पेज में क्या है कि उसका रेमिडिएशन होगा कि आंसर क्यों गलत है। 2 तरह के पेज हो गए, होम पेज और एरर पेज। इसके बाद जो पहली बात और दूसरी बात क्या बताई कि इसमें जो रिस्पॉन्स हैं वो कैसे हैं, आपके कंट्रोल, उसका क्या कहते हैं, प्रोग्रामर का कंट्रोल नहीं है, किसका कंट्रोल है, लर्नर्स का। कोई लर्नर अपने हिसाब से इसमें आंसर देते हैं, लेकिन इसमें पाथ हर बच्चे का अलग होता है। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि इसमें जरूरी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 4 हो, ठीक है। तो इसके बाद हो सकता है यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो है वो कैसे कितना हो, 9 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो इसमें सीक्वेंसिंग नहीं है फ्रेम की, है ना। नो सीक्वेंसिंग, मतलब नो सीक्वेंसिंग, देयर इज नो सीक्वेंसिंग इन ब्रांचिंग प्रोग्राम, इसलिए हम इसको स्क्रैम्बल्ड भी कहते हैं। स्क्रैम्बल्ड बुक के रूप में भी मिलती है इंफॉर्मेशन, पेजेस की संख्या चेंज होती है इसमें। तो इसलिए अब ये आता है क्वेश्चन कि इसकी स्क्रैम्बल्ड प्रोग्रामिंग किसको कहते हैं, ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग में, क्योंकि इसमें फंड ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में है सारे फ्रेम, पेज फ्रेम की सीक्वेंसिंग में अंतर होता है। क्योंकि जो बच्चे को अब हो सकता है कि वो पहले क्यों होता है ये भी जानना जरूरी है कि जैसे मैंने होम पेज दिया, एक बच्चे ने आंसर सही करा तो वो तो आगे पे चला गया, इसकी सीक्वेंसिंग कौन सी हो जाएगी, अलग हो जाएगी। पहले वो एरर पेज पे जाएगा, फिर होम पेज पे आएगा, फिर उस पे जाएगा। तो सीक्वेंसिंग जो है इसमें
फ्रेम की सीक्वेंसिंग एक सी नहीं होती है ना, एक लगातार। इसके बाद आपका क्या है कि इसमें जो है आपका जो आपने फिर इसमें देखा कि इसमें ये मेन बातें हो गई। पहली बात ये कि ये कैसी अप्रोच है, ट्यूटोरियल अप्रोच है। दूसरी बात मैंने बताई ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात इसका जो इसके फाउंडर कौन है इसके फाउंडर आपके नॉर्मल ए क्राउडर है। और इसके बाद इसमें दो तरह के फ्रेम है। होम पेज में क्या है, इंफॉर्मेशन एक पैराग्राफ से भी ज्यादा हो सकती है, बट एक्सप्लेन अच्छे से होता है। और इसके क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन के आंसर होते हैं। फिर उस पर गो टू पेज, उसके बाद यही वाले जो पेज है यही हमारे एरर पेज होते हैं। इस तरह से बच्चा इसमें रिस्पॉन्स जो है टोटली हमारे लर्नर कंट्रोल होते हैं, प्रोग्रामिंग कंट्रोल नहीं होते। आप देखिए 2-3 चीज तो आपने इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख ही लिया कि लीनियर में सीक्वेंसिंग होती है फ्रेम की, इसमें सीक्वेंसिंग नहीं है। उसमें इंफॉर्मेशन कैसे होती है, थोड़ी होती है, 5-6 लाइन 10 लाइन, लेकिन इसमें एक पैराग्राफ खूब अच्छे से एक्सप्लेन, कभी कभी तो एक पेज हो जाता है। इसके बाद इसमें कोई सीक्वेंसिंग नहीं है, मल्टीपल चॉइस है, होम पेज होते, एरर, ये बेसिक चीजें इसकी ये है। अब आपका कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है आपको उसमें कि होम पेज में क्या क्या होता है। बताओ मैंने सब दिया इसी में, लेकिन थोड़ा सा उसको मैं डायरेक्शनल अप्रोच देते हुए आपको कंटेंट, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मेन चीज मैंने बता दी, होम पेज क्या है, एरर पेज क्या है। तो अब कभी कभी क्या आता है कि होम पेज पे ब्रांचिंग प्रोग्राम में होम पेज में क्या क्या होता है। तो ये जो मैंने बताया यही इसमें है, लेकिन थोड़ा सा उसको सिस्टमेटाइज कर देते हैं जिससे आपको आसानी में लिखने में। तो ये जो हमारा जो फ्रेम है ना, जो फ्रेम है, जो हमारा होम पेज, फ्रेम भी कह सकते हैं होम पेज को, और होम लगा देंगे तो भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कभी कभी होम पेज भी कहते हैं, होम फ्रेम भी कहते हैं। तो कुछ भी एग्जाम में आए, अगर खाली फ्रेम भी आता है तो होम पेज मीन्स फ्रेम, लेकिन इसमें क्योंकि दो तरह के पाए जाते हैं इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक को होम कह रहे हैं और एक को रिमेडियल या एरर पेज कहते हैं। ठीक, तो होम पेज में क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया। फिर रिपीटिंग क्या होता है, रिपीटिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स। है ना, एक तो ये होता है स्टूडेंट्स के, जो स्टूडेंट्स को चॉइस दी होती है उनके अलग अलग रिपीटिशंस होते हैं इस रिस्पॉन्स के। दूसरा पॉजिटिव कंफर्मेशन, और क्या होता है इसके अंदर होम पेज में, फ्रेम में पॉजिटिव कंफर्मेशन, क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। और क्या होता है इसके अंदर क्वेश्चंस के अलावा अल्टरनेटिव्स होते हैं, है ना, अल्टरनेटिव्स आंसर्स होते हैं। उसमें लिखा होता है गो टू पेज ए, गो टू पेज 3, है ना, नंबर व्हेन द स्टूडेंट शुड गो नेक्स्ट। मतलब इसमें लिखा होता है कि अब आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चन के आंसर तो दे गई, ए है, अब उसको कौन से, मतलब इंस्ट्रक्शन भी लिखी होती है कि अब आप इस पेज पे जाइए। तो ये आपको मैं बता चुकी हूँ, केवल मैंने सिस्टमेटाइज कर दिया है। रिपीटिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स, पॉजिटिव कंफर्मेशन, क्वेश्चंस, आंसर, और आंसर के बाद ये लिखा होता है कि अब आगे आपको कौन से। तो ये होम पेज का मैंने एक स्ट्रक्चर बताया। और रेमिडिएशन फ्रेम में क्या क्या होता है, ये आंसर क्वेश्चन आता है कभी कभी कि खाली होम पेज में या होम फ्रेम में या आपका रिमीडियल फ्रेम में क्या होता है। तो रिमीडियल फ्रेम में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। रिमीडियल फ्रेम में क्या होता है, उपचारात्मक भी कह सकते हैं इसको हिंदी में, है ना। इसमें क्या है आपका रिपीटिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स, तो इसमें भी है कि जो भी है बच्चा इसमें हम देंगे, तो इसमें भी क्या है रिपीटिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स। दूसरा रिपीटिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स हो गया आपका,
दूसरा और कौन सा हो गया, नेगेटिव कंफर्मेशन भी मिलती है। अगर आपका गलत है तो पता चल जाता है कि हमें अब कहाँ पे जाना है, नेगेटिव। भाई ये तो मैंने बताया ही कि अगर आपका गलत भी आंसर है तो अभी उसमें लिखा होता है कि आपका आंसर एक तरह से रिमीडिएशन भी है इसमें ना, कि आप ये नहीं बस उसमें क्या था, लीनियर में खाली गलत और सही बताया जा रहा था। इसमें लेकिन क्या है आपका, अगर गलत है तो क्यों गलत है, फिर दोबारा से उसको बच्चा दोबारा से उसको पढ़ के फिर दोबारा से वो फ्रेम पे करता है। तो इसमें क्या आपका रिमीडिएंट, इसके बाद है नेगेटिव कंफर्मेशन, इसके बाद रीजन भी लिखा होता है, रीजन फॉर रॉन्ग आंसर। भाई रॉन्ग आंसर का भी पता चलता है कि भाई क्यों हमारा रॉन्ग आंसर है, ये उसमें सब एक्सप्लेन करके दिया होता है। उसके बाद आपका क्या है, फर्दर एक्सप्लेनेशन। कभी कभी हम देखते हैं कि अगर उसकी होम पेज में भाषा बच्चे की समझ में नहीं आ रही, शायद इसने गलत करा है, तो जिस तरह से वो आंसर देता है तो हमें फर्दर क्या होता है, हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन इन सिंपल लैंग्वेज। फर्दर एक्सप्लेनेशन इन सिंपल लैंग्वेज। तो आपने देखा रिपीटिशन ऑफ स्टूडेंट्स में नेगेटिव कंफर्मेशन, रीजंस फॉर रॉन्ग आंसर और फर्दर एक्सप्लेनेशन इन सिंपल लैंग्वेज। भाई कभी कभी होता है कि लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही है तो उसको हम पता चलता है कि ये आंसर शायद इसने दे दिया है बच्चे ने, कि ये बात नहीं समझ पा रहा है, तो उस रेमिडिएशन पेज पे उस लैंग्वेज को और इजीली एक्सप्लेन किया जाता है जो होम पेज पे था। इसके बाद ये पता ही होता है कि भाई रिवीडियल में लिखा होता है कि अब आप दोबारा से होम पेज पे जाइए, तो ये इसमें क्या इंस्ट्रक्शन भी दी होती है कि आप बच्चे को कहाँ जाना है। तो तीसरी बात क्या हो गई, इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि बच्चा अब कहाँ पर जाएगा, है ना। तो इंस्ट्रक्शंस जो है डायरेक्शन या एज द वेयर द स्टूडेंट शुड गो, है ना। इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन को भी बोल सकते हैं, वेयर स्टूडेंट शुड गो। तो आपने देखा कि रिमीडिएशन में ये आपको बेस तो पता ही है कि रिमीडिएशन में रॉन्ग आंसर का रिमीडिएशन होता है कि भाई क्यों गलत आंसर है, कंफर्मेशन हो जाता है कि हमारा गलत आंसर है, रॉन्ग आंसर का भी पता चल जाता है बच्चे को, नेगेटिव कंफर्मेशन भी होता है। तो ये आपके कभी कभी आ जाता है होम पेज में क्या क्या कंटेंट होता है और हमारा एरर पेज में क्या क्या कंटेंट होता है। अब हम आते हैं इसके प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल जो है आपके 3 प्रिंसिपल है इसके ब्रांचिंग के। कभी कभी 3 नंबर में 2 नंबर में खाली नाम ही पूछ लिए जाते हैं। तो प्रिंसिपल का क्या है, पहला प्रिंसिपल इसका है आपका है कि जो हम करते हैं कंफर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें वाइड होती है। पहली बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत एक्सप्लेन करके दी जाती है और 2-4 लाइन नहीं, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ कभी कभी 1-2 पेज भी हो जाती है। तो इसमें जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन पहला है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन एक्सप्लेन करके दिया जाता है, एक्सप्लेन, है ना, जो हमारी इंफॉर्मेशन है बहुत एक्सप्लेन वे में दी जाती है। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, है ना, बच्चे की कमी पता चल जाती है, अगर आंसर रॉन्ग है तो उसी हिसाब से उसको रेमिडिएशन दिया जाता है एरर पेज पे। तो इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ रेमिडिएशन तो है ही इसमें। रेमिडिएशन देखिए लीनियर में जो है गलत आंसर हो रहा था, लेकिन उसमें कहीं इस तरह का अरेंजमेंट नहीं था कि बच्चे को पता चले कि गलत क्यों है। लेकिन इसमें गलत तो पता चल रहा है, बाकी रेमिडिएशन पेज पे जाके वो उसकी गलती उसकी क्यों हुई और फिर वो दोबारा से उसको समझ के दोबारा से उसको कर। तो यहाँ पे डायग्नोसिस भी है, बच्चे को ये भी पता चल रहा है कि सही और गलत आंसर है मेरा, और साथ में
ये भी हो रहा है कि उसका उपचार, रेमिडिएशन उपचार भी हो रहा है। तो ये है एक्सप्लेनेशन या एक्सपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन है। दूसरा मैंने बताया डायग्नोसिस। अगर डायग्नोसिस के बाद रिमीडियल ना हो तो आप जानते हैं क्या फायदा। भाई आपके डॉक्टर बीमारी बता दे, दवाई ना बताए तो उससे क्या फायदा हो। तो डायग्नोसिस के संग रिमीडियल तो होना ही चाहिए। भाई आप बीमारी पूछने तो जान ही रहे खाली डॉक्टर के पास, बीमारी बता रहे भाई आपके पेट में लीवर में प्रॉब्लम है, दवाई लिखना नहीं। तो इसलिए टीचर को भी दोनों ही काम करते हैं कि रिमीडियल भी करनी है, उसकी अगर बच्चे की वीकनेस है तो उसके संग हमें रिमीडियल भी दें। ये नहीं कहना कि बच्चा फेल, सारी कमी बच्चे की, अगर बच्चे की कमी हम देख रहे हैं तो हमको उसको रिमीडिएशन भी देना चाहिए। तो इस वाले ब्रांचिंग प्रोग्राम में आपने देखा कि डायग्नोसिस भी है, रेमिडिएशन भी है, और एक्सप्लेन करके अगर वो भाषा भी समझ में नहीं आ रही है और हम देखते हैं कि इसने सी पे आंसर लगा दिया है और सी पे इसका मतलब इसको ये भाषा बात नहीं समझ रहा है, ये वो समझ में आता है उसके टिक लगाने से, तो रेमिडिएशन में उस वाली बात को और अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में इजी वे में उसको एक्सप्लेन किया जाए। तो इसमें तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी जो क्या है कैरेक्टरिस्टिक सारी इसमें आ गई है, लेकिन फिर भी हम एग्जाम में क्योंकि आपको लिखने को आता है तो आप बहुत ज्यादा उसको ये एक समझाने के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिया। होम पेज है, एरर पेज है, होम पेज में इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके संग आंसर है, हर आंसर के संग गो टू पेज, ये गो टू पेज, ये गो टू पेज, ये उसके बाद बच्चा वहां जिस पेज पे जाता है वो कौन सा पेज जाता है, फिर रेमिडिएशन पेज या एरर पेज। कुछ भी किताब में कई सारे नाम दिए हुए हैं, कोई आप रेमिडिएशन पेज भी, एरर पेज भी कह सकते हैं, त्रुटि पत्र भी कहते हैं। वहां पे फिर हर क्वेश्चन का, एक बार ये भी क्वेश्चन आया टेट में कि यदि किसी अल्टरनेटिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के 4 अल्टरनेटिव दिए हुए हैं तो उसमें कितने एरर पेज आप बनाएंगे। तो भाई एक तो आंसर सही होगा, बाकी 3 ही तो गलत होंगे, तो 3 एरर पेज बनेंगे। तो जितने उसमें से -1 कर दीजिएगा तो उसमें 3 एरर पेज बनेंगे। भाई जो एक सही पे देखे उस पर तो यही लिखा जाएगा कि भाई आपका आंसर सही है ना, और आप नेक्स्ट फ्रेम पे चाहिए, तो वो एरर पेज तो नहीं है। एरर पेज कौन से होंगे, जिसमें हम उसका रेमिडिएशंस भी देंगे। ठीक, इसके बाद आपकी हम कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं। पहली बात तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें हम बहुत सारे जो भी हम फ्रेम बनाते हैं वो बड़े फ्रेम होते हैं। तो हम इसको यूनिट्स में, तो उसमें इंफॉर्मेशन जो है काफ़ी हम क्या करते हैं, डिटेल में देते हैं, है ना, शॉर्ट में नहीं देते हैं इंफॉर्मेशन। तो पहली बात तो ये हो गई कि इसमें जो वो है आपकी इंफॉर्मेशन है ना, फ्रेम में जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी है, एक इंफॉर्मेशन डिटेल में है ना, मतलब एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ खूब अच्छे से उसको, लेकिन लीनियर में इतनी लंबी नहीं होती थी। इसके बाद आपका जो है, आपका दूसरा क्या है कि स्टूडेंट्स जो है कैसा देता है कि इसमें हम जो हमारा रिस्पॉन्स है वो टोटली लर्नर कंट्रोल है। रिस्पॉन्स कैसे है, रिस्पॉन्स लर्नर कंट्रोल्ड। तीसरा इसमें और क्या है, कौन सी विशेषता है कि इसमें फ्रीडम टू चूज द ओन पाथ। बच्चा अपनी गति से, अपनी इच्छा से अपनी पाथ भी, कोई जो उसको सही लगता है वो उस पर टिक लगाएगा। अगर ने सही पे लगाया तो आगे, तो सबकी अपनी जो है फ्री है ना, वो एक्शन अकॉर्डिंग टू द बैक, अपने हिसाब से जो उसकी नॉलेज है, हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो अपने हिसाब से वो उसको आंसर देगा। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, फ्रीडम टू चूज पाथ। ये सब बातें मैं आपको शुरू में बताई थी, लेकिन थोड़ा सा बस पॉइंट्स में मैं उसको कर रही हूँ और इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। और इसके बाद ये मैंने बताया कि स्टूडेंट्स कैसा रहता है, एक्टिव रहता है, मोस्ट अलर्ट एंड कंसंट्रेट ऑन द स्टूडेंट्स आर मोर अलर्ट, मोर एक्टिव, कुछ भी कह सकते हैं आप, है ना, मोर एक्टिव होता है। स्टूडेंट जो है मोर एक्टिव होता है। और मैंने बताया
कि इसमें जो बुक है जो भी हम दी जाती है उसमें सीक्वेंसिंग नहीं होती है पेज में, है ना, नो सीक्वेंसिंग ऑफ पेजेस, तभी हम इसको स्क्रैम्बल्ड बुक भी कहते हैं, है ना। हम क्या कहते हैं, स्क्रैम्बल्ड बुक भी हम लोग कहते हैं इसको। और इसके बाद मैंने बताया कि वेरी यूजफुल टू कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, यूजफुल अगर हमें कॉन्सेप्ट के लिए, अगर हमें किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट करना है तो कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग के लिए बहुत, है ना। देखो फ्रेम कैसा होता है, इंफॉर्मेशन डिटेल में, रेस्पॉन्स लर्नर कंट्रोल है, इसके बाद फ्रीडम टू चूज पाथ, स्टूडेंट जो है मोर एक्टिव होता है, और नो सीक्वेंसिंग ऑफ द पेज, इसने स्क्रैम्बल्ड बुक कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, अगर हमें किसी चीज का कॉन्सेप्ट समझाना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रांचिंग प्रोग्राम से करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें कंटिन्यूअसली हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस, है ना, मटेरियल को क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक इसका क्या मैं यहाँ लिखती हूँ 7, क्रिएटिविटी बढ़ती है बच्चे की, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो बच्चे की क्वालिटी है उसकी, उसमें इम्प्रूव होती है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपने देखा कि इसमें हम बच्चे के परफॉर्मेंस के बेस पे, जैसे बच्चे की परफॉर्मेंस होगी उसी तरह का बच्चे को पेज मिलेगा, है ना। तो जो हमने मटेरियल प्रेजेंट करते हैं बच्चे को, मैंने बताया ना कि अगर हमें लगता है कि उसने सही आंसर किया है तो वो जो उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे हम क्या करते हैं, मटेरियल बच्चे को प्रोवाइड, तो प्रोवाइड होती है बच्चे को स्टूडेंट टू बी प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। तो इसमें आपने देखा एक हो गया आपका मटेरियल टू बी प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो आपने देखा कि इसमें इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक है, फ्रेम कैसे होते हैं, इंफॉर्मेशन डिटेल में होती है, रेस्पॉन्स लर्नर कंट्रोल होते हैं, फ्रीडम टू चूज पाथ, स्टूडेंट मोर एक्टिव, नो सीक्वेंसिंग ऑफ द पेज, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग करना हो तो हमें इसको करना है, मटेरियल होता है, इसके बाद मटेरियल टू बी प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब इसकी क्या लिमिटेशंस है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, एक बार उस पर निगाह मारते हैं। एग्जाम में 2 नंबर में आता है, कोई से राइट एनी 4 एडवांटेजेस, वैसे सब चीजें इसमें कवर हो गई हैं, एडवांटेजेस तो सारे एडवांटेजेस ही दिख रहे हैं आपको। लर्निंग से, लीनियर प्रोग्रामिंग से आप देखते हैं कि सारी चीजें इसमें बेहतर है। तो आपने देखा इसके एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, आप पहली बात इसमें क्या हो गया कि इसमें एक तो हर बच्चा जो है अपनी स्पीड से और अपने पेस से, नंबर 1 ओन स्पीड एंड पेस, है ना। जो बच्चा सही आंसर मानता है उस पर टिक लगाएगा, जो उसकी मैंने बताया था परफॉर्मेंस के बेस पे हम मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा मैंने बताया फ्रीडम होता है, नो फैसिलेशन एंड ना तो कोई फैसिलेटर है यहाँ, नो फैसिलेटर और नो इंस्ट्रक्टर। बच्चा खुद ही आंसर दे रहा है, खुद ही रिमेडिएशन कर रहा है, खुद ही सब कर रहा है। लर्निंग डज नॉट न्यू कंसेप्ट, डज व्हेन न्यू कंसेप्ट, यदि हमें न्यू कंसेप्ट, मैंने आपको उसमें ही बताया था, न्यू कंसेप्ट से इसकी में बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं न्यू कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद मैंने आपको बताया कि करेक्ट रेस्पॉन्स जो होता है अप्रिशिएट किया जाता है इसमें, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो करेक्ट रेस्पॉन्स, करेक्ट रेस्पॉन्स एप्रिशिएटेड, है ना।
करेक्ट रिस्पॉन्स इज एप्रिसिएटेड हो जाता है, मतलब हम बच्चे को कॉन्ग्रेचुलेशन से उसे और मोटिवेशन मिलता है। तो लर्निंग अगर हम उसे एप्रिसिएट कर रहे हैं करेक्ट रिस्पॉन्स पे तो बच्चा कैसा मोटिवेटेड होता है। तो ये इसके सब है। इसके बाद इसकी लिमिटेशंस पे देख लेते हैं लास्ट में कि लिमिटेशंस क्या हैं। अगर एडवांटेजेस है तो एक आध इसमें कमियां भी होंगी। पहली बात तो देखिए इसमें यह है कि आपको टेक्निकली टीचर को, जैसे मैंने लीनियर में बताया था कि टीचर को बहुत ज़्यादा स्किलफुली इस प्रोग्राम को उसको ट्रेंड होना चाहिए जो इस प्रोग्राम को जब बनाता है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि कभी कभी बच्चे जो है बिना उसके गैस करके बिना इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ते, जो हम डिटेल में दे रहे हैं गैस के आधार पे उसमें टिक लगा देते हैं। तो पहला तो गैसिंग हो गया लिमिटेशन, है ना। एक हो गया गैसिंग कि बिना इंफॉर्मेशन पढ़े वो क्या करते हैं टिक लगा देते हैं अनुमान से। दूसरा मैंने बताया कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम इतने सारे एरर पेज बनाएं, जितने हैं जिसके बच्चे का अगर मेरे 4 मल्टीपल है तो मैं 3 एरर पेज बनाऊं, तो ये भी थोड़ा टाइम टेकिंग है। और तो इसलिए नंबर ऑफ एरर पेज सो डिफिकल्ट। तीसरा हमें रिवाइज करना पड़ता है इसको हर सेकेंड ईयर, है ना, हर 2 साल बाद हम रिवाइज करेंगे, जिससे कि हमको क्या होता है कि टाइम जो है वो होता है हमारा टाइम ज्यादा लगेगा और कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। बार बार हम स्क्रैम्बल्ड बुक बनाएं फिर प्रिंटिंग को दें, तो इसलिए थोड़ा सा ये इसकी लिमिटेशंस है। दूसरी बात कि रिवीजन की जरूरत होती है इस पर। ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो हर बार, हमें हर 2 साल बाद एक टाइम बाद उसको रिवाइज, तो इसमें हमें रिवीजन की ये भी एक कमी है इसकी। इसके बाद क्योंकि इसमें सिक्वेंसिंग तो है नहीं पेज की, हम किसी भी सिक्वेंस में बच्चे को दे सकते हैं, तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है ये फाउंड आउट करना कि कैसे सीक्वेंस में देना है। तो ये इसकी लिमिटेशंस थी जो मैंने आपको बताई। गैसिंग है, नंबर ऑफ प्रिपरेशन मतलब कैसे हम इसमें क्या करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करें इतने सारे एरर पेज की, है ना। स्किलफुली हमें ट्रेन होना है। तो आपने देखा ब्रांचिंग प्रोग्राम कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ब्राउन ने करा, इसको फाउंडर्स थे, इसको मॉडल भी कहते हैं। बस 2 बात बहुत ध्यान रखिएगा इसके अंदर कि एक तो ये इसमें जो रिस्पॉन्स है वो प्रोग्रामर के कंट्रोल में नहीं होते हैं, रिस्पॉन्स के कंट्रोल जो स्टूडेंट्स हैं लर्नर्स के कंट्रोल में होते हैं। ये टोटली जो है ट्यूटर, मैंने सबसे पहले बताया था ये ट्यूटर अप्रोच है इसकी, है। और बाकी आपको सब इसमें क्लियर हुआ होगा, आशा करती हूँ आपको ये सेशन नॉलेजेबल रहा होगा। थैंक यू।